तो एक बार सिलेबस को देख लेते हैं। ठीक है। अब गाइस देखो, मैं आप लोगों को एक रिसोर्स देने वाला हूँ, वो जो मैंने दे रखा है, 1000 क्वेश्चन वाला दे रखे हैं ना, नहीं दिए हैं? मैं कि आप लोगों को रिसोर्स दे रहा हूँ, उस रिसोर्स को ग्रुप में डाल देना। ठीक है। चैट में जो भी बैठा हुआ है ऑनलाइन, एक रिसोर्स दे रहा हूँ, उसको ग्रुप में डाल देना, पाइथन क्वेश्चन। उसमें 1000 क्वेश्चन है। ये है, इसमें 1000 क्वेश्चन है। जो बेसिक आपको दिख रहा है ना, बेसिक पार्ट 1, बेसिक पार्ट 2, इसको आप लोग शुरू में भी कर सकते हैं, लास्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बोलूँगा कि आप इसी से शुरू करें। ठीक है। इस सेक्शन में जब आप जाओगे, इस सेक्शन पार्ट 1 में जाओगे, तो इसमें आपको पाइथन बेसिक्स पार्ट 1 एक्सरसाइज प्रैक्टिस सॉल्यूशन ये दिया हुआ है। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी दिया हुआ है, उसका सॉल्यूशन भी उसी समय दिया हुआ है। ठीक है। तो इसमें 150 क्वेश्चन है। आपको 3-4 क्वेश्चन करते करते ही 5-6 घंटे निकल जाएंगे। शुरुआती में ये महंगा पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे आप करने लगते हो ना कोड, तो जो बहुत सारी बातें आपने टाइम दे रखे होते हैं, टाइम इसलिए देना होता है, 5-6 घंटे इसलिए देना होता है, क्वेश्चन का आंसर नहीं देखना, उसको एक्सप्लोर करना है, आपको खुद करने की कोशिश करनी है, आंसर को नहीं छापना। ठीक है। आपको क्वेश्चन को समझना है, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर करना है। ठीक है। जब आपसे नहीं होगा तो लास्ट में थक हार के आपको क्वेश्चन का आंसर देखना है। ठीक है। अगर आप इसको पहले देखते हो तो इनका जो आंसर है प्लस आपका क्या आप यूनिक बना रहे हो, उन सबको देख के आपको कुछ कोड करना है अपने हिसाब से। उसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, पाइथन में हर क्वेश्चन को करने के 3 तरीके तो है। ठीक है। और मैक्सिमम 5 है, तो ऐसा करके है। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट द फॉलोइंग स्ट्रिंग इन द स्पेसिफिक फॉर्मेट। इसी फॉर्मेट में मुझे अपने कोड में आउटपुट चाहिए, तो हम ट्रिपल कोड का सहारा लेके इसको लिखेंगे। ठीक है। तो ट्रिपल कोड के सहारे से लिखेंगे तो ये एक ही बार में, एक ही प्रिंट फंक्शन में पूरा का पूरा आउटपुट आ जाएगा। ट्रिपल कोड मैंने आपको बता रखा है। बल्कि आपको आंसर देखना है तो आप क्लिक मी टू सी द सैम्पल सॉल्यूशन, इस सैंपल का सॉल्यूशन देखना तो उस पर क्लिक करना होगा। तो देखो, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। अच्छा, थोड़ा नीचे करो फिर से। यहाँ पे देखो, इन लोगों ने जो तरीका यूज किया है, ओल्ड प्रिंट न्यू प्रिंट, देखो यहाँ पे इन लोगों ने जो तरीका यूज किया डबल कोट का ही किया है, और इन लोगों ने बैकस्लैश एन ऐसा लाइन चेंज कर करके किया है। तो अगर आप ट्रिपल कोट से लिखते तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ती आपको। ठीक है। बैकस्लैश एन बैकस्लैश टी टी है ना, ये सब है ना, टैब टैब है ना, उसी तरह से ये है टैब टैब बैकस्लैश एन लाइन चेंज है ना। तो इन लोगों ने डबल कोट से किया, वही मैं कह रहा हूँ ट्रिपल कोट से लिखना तो आपका आंसर अलग आएगा। ठीक है, मतलब इन्हीं के जैसा आएगा लेकिन अलग अप्रोच से आएगा, तो ऐसे करके आपको ट्राई करना है। ठीक है। तो इन सब में टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, शुरू में आप परेशान हो जाओगे, तो छोड़ के नहीं भागना। ठीक है। करना है। अगर आप इन रिसोर्स को कर ले तो इसमें 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन, अगर आप इसको कर लेते हो तो गारंटी मैं लेता हूँ कि आपका टेक्निकल राउंड नहीं घुसेगा। ठीक है। लेकिन अगर आप आंसर मिलाने लग जाओगे ना कि इसका आंसर कैसा रहा, मैं यही कोड बिल्कुल लिखूंगा, तब सब भूल जाओ। तब तो तुम आंसर मिला रहे हो, तुम समझ ही नहीं रहे हो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्योंकि क्वेश्चन अगर है तो उसका सॉल्यूशन भी मल्टीपल, हर बंदे का अलग अलग अप्रोच हो सकते हैं। ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया जस्ट कि ट्रिपल कोड में मैं लिखूंगा, इन्होंने क्या किया, डबल कोड में बैकस्लैश एंड बैकस्लैश टी इन सबको लिखना स्टार्ट कर दिया। तो अप्रोच बदल गया ना। चलो, तो फिर आप इसको कट करके फिर वहीं पे आ जाओगे। फिर दूसरा क्वेश्चन, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड आउट व्हाट वर्जन ऑफ पाइथन यू हैव आर यूजिंग। कौन सा वर्जन यूज करो, तो आप आंसर सीधा नहीं देखोगे, आप पहले गूगल करोगे कि हाउ कैन वी चेक द वर्जन ऑफ पाइथन। ठीक है। हाउ कैन वी चेक द वर्जन ऑफ पाइथन, तो यहाँ पे देखो, आप सीएमडी पे जाओगे, आपको यहाँ पे लिखना है पाइथन हाइफन हाइफन वर्जन। ठीक है। तो ऐसे आपको वर्जन मिल जाएगा। समझ में आ रही बात। तो इसी को आप सर्च करोगे और फिर जो भी रिजल्ट आएगा उसको पढ़ोगे, छोड़ोगे नहीं, पढ़ना है उसको, और पढ़ना नहीं है, रीडिंग नहीं बनानी है। ठीक है। उसको समझना भी है, पढ़, है ना। दो तरीके के पढ़ने वाले होते हैं, एक पढ़ के दूसरों को सुनाते हैं कि मैं फास्ट पढ़ता हूँ, एक पढ़ के समझते हैं कि क्या मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है। तो पढ़ के समझने वाला पढ़ाई करना है। ठीक है। चलो, फिर उसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू डिस्प्ले द करेंट डेट एंड टाइम। ठीक है। करेंट डेट एंड टाइम के लिए डेट टाइम एक मॉड्यूल होता है। आप पहले ये चेक करोगे गूगल पे कि हाउ कैन वी चेक चेक डेट एंड टाइम यूजिंग पाइथन, ऐसा सर्च करोगे, रेलेवेंट क्वेश्चन, इसका सर्च स्ट्रिंग आपको पड़ेगा कि आप कैसे सर्च करते हो क्वेरी को। कल इंडस्ट्री में जाओगे तो प्रॉब्लम होगी तो कोई बताने नहीं आएगा, आपको इन सब की आदत नहीं होगी तो आप कर नहीं पाओ। ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये कह रहा है, पढ़ो इस सब चीज़ों को। इम्पोर्ट द डेट टाइम लिख रहा है ना, डेट टाइम मॉड्यूल,
आज मैं मॉड्यूल पढ़ाने जा रहा हूँ, वो पढ़ाने के बाद ये आप कैपेबल हो जाओगे सब करने के लिए, ठीक है। तो आपको ये सब सर्च करना पड़ेगा। अब ये कैसे इंपोर्ट होता था, इस पर क्वेश्चंस देखो, ठीक है, इस पर सॉल्यूशंस देखो, ठीक है। लिंक पे जाओगे, नीचे जाओगे, फिर हाउ टू गेट करेंट डेट एंड टाइम यूजिंग पाइथन, गए इस लिंक पे आप आए। इस लिंक पे आए तो यहाँ पे भी लिखा हुआ कैसे करते हैं, तो देखो इम्पोर्ट डेट एंड टाइम। तो इन सबको पढ़ोगे, पढ़ने से समझ में आएगा। एक इंसान अपने आप को बहुत अच्छा पढ़ा सकता है, लेकिन वो पढ़ाना नहीं चाहता अपने आप को, पढ़ना चाहता है दूसरे से, ठीक है। तो बहुत सारे अप्रोच है, बहुत सारे तरीके हैं जिसे हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इन्हीं सबको पढ़ने में टाइम जाता है हमारा, और हम उससे बोर हो जाते हैं और छोड़ देते हैं। नहीं करना, ये छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलो फिर बैक आ जाओ, यहाँ से भी आ जाओ। और इसका भी तुम आंसर देखोगे तो कुछ ऐसा ही इसका भी आंसर आ रहा होगा, इम्पोर्ट डेट एंड टाइम आ रहा है ना। फिर उसके बाद नाव, नाव मतलब एक वेरिएबल ले लिया गया डेट टाइम के अंदर, डेट टाइम और नाव का ऑप्शन है जिसमें डेट और टाइम दोनों आते हैं, ठीक है। फिर ये जब है मॉड्यूलस वाई, मॉड्यूलस एम, मॉड्यूलस डी, तो इसको भी सर्च करोगे कि क्या है, तो ये स्पेसिफायर है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिलेंगी, जो मैं आपको नहीं बताऊंगा, जो मिल जाएंगी, है ना, क्योंकि बहुत सारी बात है। पाइथन 3 महीने का कोर्स नहीं है, पाइथन सालों साल चल सकता है अगर पढ़ाने पे आ गए, ठीक है। चलो, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, आप हर एक क्वेश्चन कर करके 150 क्वेश्चन करने में आपके 1 महीना निकल जाने, ठीक है। क्योंकि आप मन लगा के नहीं करोगे, आप कभी कभी करोगे, मुझे पता है, और फिर छोड़ दोगे, ये भी पता है मुझे। लेकिन जो परेशान थे, इसीलिए मैं क्वेश्चन को ये दे रहा हूँ, ठीक है, कि आप करो इसे। तो इस रिसोर्स को मैं भेज रहा हूँ, कोई इसको प्लीज़ ग्रुप में टेक्स्ट कर दो, डाल दो, ठीक है, क्वेश्चन है ये। फिर उसी तरह से अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे है बहुत सारे, जैसे हमने अभी क्या क्या पढ़ा है, लिस्ट पढ़ा है, लिस्ट एडवांस पढ़ा, डिक्शनरी, टपल सेट, ये सब पढ़ा है, डेकोरेटर पढ़ा है, ठीक है। कलेक्शन पढ़ा है, कलेक्शन यानी कि वो डेटा टाइप जो मल्टीपल वैल्यूज को होल्ड करते हैं, तो ये सब चीज़ों की बात हो रही है इसमें, ठीक है। हमने जनरेटर पढ़ा है, यील्ड वाला, दिख रहा है। तो हम बहुत सारी चीज़ों को पढ़ेंगे अभी, है ना। अच्छा, तो ये रिसोर्स ग्रुप में डाल दिया किसी ने? डाला कि नहीं डाला? डाल दिया, चलो। अब हम वापस आते हैं। अब जो हमारा मॉड्यूल है उसको हम पढ़ेंगे, हमारा जो है मल्टीटास्किंग, ठीक है। मल्टीटास्किंग में हम क्या पढ़ेंगे, तो मल्टीटास्किंग को पढ़ने से पहले पहले मैं मॉडल और पैकेज को पढ़ा देता हूँ, वो जरूरी है, ठीक है। तो फंक्शन हमने कर लिया, फंक्शन के अंदर जो जो हमने किया उसको मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ कि आप लोग को सब याद रहे। तो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। फिर उसके बाद क्या पढ़ा था, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। उसके बाद क्या पढ़ा है हमने, आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ा है हमने, आर्बिट्रेरी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा है, रिटर्न, ठीक है। उसके बाद हमने इसमें यील्ड पढ़ा है, ठीक है। अच्छा, यील्ड जनरेटर के अंदर आता है, तो यहाँ से हटा लो फिर, है ना, यील्ड कीवर्ड को, ठीक है। डेकोरेटर पढ़ा है हमने, नेस्टेड फंक्शन पढ़ा है हमने, नेस्टेड फंक्शन पढ़ा है हमने, ये सब कुछ हमने पढ़ा है। आपको सब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है, देखना लाइन से, ठीक है। अच्छा, तो ये सारी बातें हमने खत्म करी थी लास्ट सेशन में, ठीक है। वो एक ही फाइल में रखी हुई हैं और वो फंक्शन नाम की फाइल, ठीक है। अब मल्टीटास्किंग को पढ़ने से पहले आई वांट टू टीच यू अबाउट पैकेज, पैकेज एंड मॉड्यूल, ठीक है। तो पैकेज और मॉड्यूल के अंदर बहुत सारी बातें हैं। पहले इंपोर्ट, ठीक है, फ्रॉम कीवर्ड टू इंपोर्ट पैकेज एंड मॉड्यूल, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, है, हाँ, अलाइसिंग, अलाइसिंग यूजिंग एज, ठीक है, ठीक।
तो इतनी बातें हमें पढ़नी है, इसको हम लेके चलते हैं। इसका हम एक फाइल नहीं फोल्डर बनाएंगे, ठीक है। हम इसके लिए एक फोल्डर बनेंगे, ठीक है। और अब यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अब आपको एडवांस टूल की तरफ जाना पड़ेगा, मतलब पाईचार्म की तरफ। पाईचार्म हमने इंस्टॉल करवाया था, पाईचार्म की तरफ जाएंगे या वीएस कोड की तरफ जाएंगे। तो हमें जरूरी है पहले वीएस कोड पढ़ ले, क्योंकि वीएस कोड हमने शुरू में छोड़ दिया था ना, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी हो रही थी, कुछ कंप्लेन्स थे कि भाई समझ में नहीं आ रहा है। तो हम वीएस कोड आपको समझा देते हैं, ठीक है। चलते हैं वीएस कोड पे। इसको सेव कर लो, कुछ नहीं कर, ये सब फाइल मैं गिटहब पे डाल दूंगा आज, ठीक है। मैं डालने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा, देख रहे हो ना भाई। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले आप लोग को वीएस कोड दिखाता हूँ, ठीक है। वीएस कोड आप यहाँ पे लिखो, वीएस कोड या विजुअल स्टूडियो कोड। आप लोगों को डाउनलोड करना मैंने सिखाया था, अगर नहीं सिखाया तो करना सिखा दे रहा कि कैसे डाउनलोड होता है वीएस कोड, ठीक है। तो मैं वीएस कोड को बेसिक से करता हूँ। पहले मेरा जो वीएस कोड इंस्टॉल है उसको अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करता हूँ। तो वीएस कोड आप यहाँ पे लिखोगे जब, तो मैं अनइंस्टॉल कर देता हूँ, आपका आएगा नहीं, आपको गूगल सर्च दिखाएगा। मेरा इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरा ऑलरेडी डाउनलोडेड है, ठीक है। तो मैं वीएस कोड को अनइंस्टॉल पहले मार देता हूँ। आ गया वीएस कोड, कहीं दिख रहा है? जब तक ये अनइंस्टॉल हो रहा है तब तक मैं क्रोम पे चलता हूँ। क्रोम पे जाने के बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है, या वीएस कोड, कुछ भी लिखो, फर्क नहीं पड़ता, सेम आना है। ऐसा इसका सिंबल होता है। ये एक माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया टूल है, एक तरह का एडिटर जो बहुत एडवांस है, हर तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, साइज कम है, और इसको अपने अकॉर्डिंग हम कॉन्फ़िगर करते हैं। हमें जो टूल्स चाहिए होता है हम उसको डाउनलोड करते हैं, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने इसको एवरग्रीन बनाया है, ठीक है। इसमें बात बहुत सारी चीज़ों की होती है, इसमें सेटअप कोई नहीं आता, एक्सटेंशंस आते हैं। एक्सटेंशंस जिसको हम क्या कहते हैं, प्लगइन्स भी कहते हैं। अब ये क्या होता है तो समझेंगे अभी, है ना। एक्सटेंशंस और प्लगइन को हम समझेंगे, दोनों एक ही बात है, ठीक है, इसलिए और करके लिख रहा हूँ। तो माइक्रोसॉफ्ट ने इसे बनाया है, आप लोग देख पा रहे हो। माइक्रोसॉफ्ट ने इसे बनाया था इन 2015। और ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है, मतलब ये लिनक्स के लिए भी है, मैक के लिए है, और विंडो पे तो चल ही रहा है ये, ठीक है। तो ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है, हर प्लेटफॉर्म पे चलता है, ठीक है। अच्छा, तो अब हम एक काम करते हैं, अभी हम अनइंस्टॉल कुछ कर रहे थे, हो गया क्या? यस, हो गया, चलो। अब देखो यहाँ पे वीएस कोड अगर मैं लिखूंगा तो वीएस कोड नहीं आएगा, गूगल सर्च दिखा रहा है ना कि गूगल पे जाओ, है ना। पहले यहाँ पे दिखा रहा था विजुअल स्टूडियो कोड, तो हम यहाँ पे आ ही चुके हैं। विजुअल स्टूडियो कोड यहाँ पे लिख के पहला लिंक हम क्लिक करेंगे, और इसमें यहाँ पे दिख रहा है डाउनलोड फॉर विंडोज, क्योंकि ये जो हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर को वीएस कोड के लिए, वो विंडोज के थ्रू भेजा जा रहा है, तो विंडोज के लिए डाउनलोड का एक्सटेंशन आ रहा है, ठीक है। इस पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे दिखाएगा कि ये मैक के लिए, विंडोज के लिए और लिनक्स के लिए, दोनों के लिए है, डेबियन और आरपीएम दोनों के लिए, ठीक है। अच्छा, तो हम बाय डिफॉल्ट विंडोज के लिए इस पे ही क्लिक कर लेंगे तो विंडोज के लिए डाउनलोड होगा। ये 88 पॉइंट समथिंग एमबी की फाइल है जो आपकी डाउनलोड होगी, ठीक है। 89.0 MB की फाइल है ये, ठीक है। अपडेट कुछ आया होगा, एक महीना पहले की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा डाउनलोड हो गया। ये कहाँ पे जाएगा? अब डाउनलोड हो गया तो इसको बंद कर लो। कहाँ पे जाएगा? ये दिस पीसी के अंदर जाएगा। तो दिस पीसी के अंदर डाउनलोड सेक्शन में चले जाओ, कहाँ गया? ये है, देखो वीएस कोड, है ना। इस पर डबल क्लिक करो। जब डबल क्लिक करोगे तो इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगा। इंस्टॉलेशन स्टार्ट होने से पहले ही आपसे अग्रीमेंट को एक्सेप्ट करवाता है, इसको बिना एक्सेप्ट करे हम इसको डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करो। ये वो पोजीशन है जहाँ पे ये जाके स्टोर्ड होगा आपके ड्राइव में, ठीक है, जो भी आपका सी ड्राइव है। इसको कभी चेंज मत करना। चलने के लिए इसको 344.5 MB की स्पेस रिक्वायर्ड होती है, और ये खुद कितने का है? 89 MB का है चलने के लिए।
344.5, ऐसा को समझ लो कि एक इंसान है जो 6 फीट का है, उसको रहने के लिए 10x10 का रूम चाहिए। ठीक है, उसको लाइफ अपनी स्पेंड करने के लिए 10x10 का रूम तो चाहिए, ऐसा कुछ ये कह रहा है। ठीक है, ओके नेक्स्ट। डो नॉट डोंट क्रिएट अ स्टार्ट मेन्यू फोल्डर। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो स्टार्ट मेन्यू का फोल्डर नहीं बनेगा यहाँ पे। ठीक है, चलो आप नेक्स्ट पे क्लिक करो। क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकन, डेस्कटॉप पे हमें आइकन चाहिए, हम इसलिए इसको चेक कर रहे हैं। ऐड ओपन विथ कोड एक्शन टू विंडोज एक्सप्लोरर फाइल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। अच्छा ठीक है, इसको चेक कर लो, इसको जरूर चेक रखना, ये अनचेक होगा तो, क्योंकि अगर इसको चेक नहीं करोगे तो ये तुम्हारा CMD से नहीं चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट करो, इंस्टॉल पे क्लिक करो। ये बहुत हल्का एक सॉफ्टवेयर है, बहुत फास्ट रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, तो ये इंस्टॉलेशन हमारा स्टार्ट होने लग गया। ठीक है, अब इसको बंद कर लो पीछे वाले को, ये हमारा इंस्टॉलेशन हो रहा है। ठीक है, अब उसके बाद आप लॉन्च पे यहाँ पे चेकड है, फिनिश करोगे तो ये खुल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको नहीं खोलना है तो आप इसको अनचेक करके फिनिश करोगे, और अगर आपको खोलना है तो चेक करके फिनिश करोगे तो ये खुल जाएगा VS कोड। ठीक है, तो देखो अभी VS कोड खुलेगा, खुल गया। ठीक है, इसको बंद कर लो। ठीक है, यहाँ पे लिखो VS कोड, देखो VS कोड फिर से आ गया, सर्च नहीं दिखा रहा है, गूगल सर्च है ना, खुल गया अब ये। इस पर क्लिक करो, VS कोड आपको दिखाई देगा। देखिए ऐसा इंटरफेस होता है VS कोड का होम स्क्रीन का। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी बातें हैं जो हमें समझ लेनी चाहिए इसको स्टार्ट करने से पहले, तो समझते हैं। ये है न्यू फाइल। ठीक है, न्यू फाइल मतलब एक नया फाइल बनाओ। किस तरह का फाइल बनाना, तो मैंने अभी बोला कि ये एक डायनेमिक आइडियली है जो हर तरह के फाइल को सपोर्ट करती है, हर तरह के फाइल सिस्टम को सपोर्ट करती है, फोल्डर को सपोर्ट करती है। फाइल के एक्सटेंशंस होते हैं, PPT फाइल, CPP फाइल, C++ की फाइल जो होती है CPP फाइल होती है, C की फाइल होती है उसके .c लगा रहता है एक्सटेंशन। XML की फाइल होती है तो .xml लगा रहता है। WML की फाइल होती है तो .wml लगा रहता है। HTML की फाइल होती है तो .html लगा रहता है। CSS की फाइल होती है तो .css लगा रहता है। C की फाइल है तो .c लगा रहता है। जावा की फाइल है तो .java लगा रहता है। पाइथन की फाइल है तो .python लगा रहता है। हर तरह की फाइल को सपोर्ट करता है, जितने भी फाइल होते हैं। ठीक है, इसको ऐसे बनाया ही गया है। तो ये एक एवरग्रीन आइडियली है, हल्का है, अपने अकॉर्डिंग आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो। पाईचार्म 400 MB की फाइल है, 400 MB की फाइल है, तो उसको उसके अंदर टूल्स तो हैं लेकिन वो कस्टमाइज्ड नहीं है, वो सिर्फ पाइथन के लिए डेडिकेटेड। अगर आप पाइथन के अलावा कोई और लैंग्वेज यूज करने लग गए तो आप उस पर नहीं काम कर पाओगे, आपको आना पड़ेगा VS कोड पे। तो ऐसे हम आइडियली पे काम करेंगे ना, जहाँ पे हमें हर चीज मिल जाए। ठीक है, जहाँ पे जुपिटर भी चल जाए, जहाँ पे हमारा है ना पाइथन भी चल जाए, जहाँ पे जावा भी चल जाए, जहाँ पे C भी चल जाए, जहाँ पे HTML भी चल जाए, जहाँ पे CSS भी चल जाए, कि हम वेबसाइट भी डेवलप कर पाए। ठीक है, तो हम ऐसे टूल पे काम करते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये जो है न्यू फाइल, ये फाइल को हैंडल करने का काम करता है हमारा, हम करके दिखाएंगे अभी। ये है फोल्डर। अगर आपका कोई फोल्डर है ऑलरेडी जिसको आप यूज में लेना चाहते हो, जैसे हमारा फोल्डर बन रखा है, हमारा फोल्डर है ना जिसमें बहुत सारी फाइल्स हमने बना रखी है, उसी फाइल को अगर आप यहाँ पे ओपन करना चाहते हो, सॉरी हाँ यहाँ पे ओपन करना चाहते हो उन्हीं फाइल्स को, तो आप कर सकते हो उनमें से कोई भी फाइल। ठीक है, अगर आप फोल्डर को ही ओपन करना चाहते हो, जो हमारा फोल्डर है जिसके अंदर मल्टीपल फाइल्स रखी हुई हैं, उस फोल्डर को ही ओपन करना चाहते हो उन फाइल के साथ, तो आप ओपन फोल्डर पे जा सकते हो। ठीक है, गिटहब के बारे में नहीं बताया, मैं गिटहब के बारे में बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि अब हम VS कोड पे काम करेंगे। हमने बोला था ना कि जब तक हम पाइथन ठीक से सीख ना ले तब तक हम उस पे जुपिटर पे काम करेंगे, जैसे ही सीख लेंगे तैसे एडवांस एडिटर की तरफ मूव करेंगे। शुरू में बता देने से ये दिक्कत हो जाती थी कि बच्चे शुरू में ही टेक्निकल होते नहीं थे तो प्रॉब्लम हो जाती थी उनको कन्वर्ट करने में। ठीक है, इसी कंप्लेन की वजह से मैंने अवॉइड कर दिया सब चीज़ों को शुरू में। ठीक है, नहीं तो पहले मैं शुरू में ही बता लेता था ये। ठीक है, बता रखा है ना, तो फिर से बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो ये भी हमें सीखना है गिटहब, मैं आपको सिखाऊंगा इसके बारे में। अभी के लिए हम यहाँ पे देखें तो ये हमारा फाइल सिस्टम है, मतलब जो भी हम फोल्डर खोलेंगे, ओपन फोल्डर आ रहा है ना, जो भी हम फोल्डर यहाँ से सेलेक्ट करके खोले या यहाँ से सेलेक्ट करके खोले, हमें एक फोल्डर चूज करना है। हमारा फोल्डर ऑलरेडी बना हुआ है। ओपन फोल्डर पे क्लिक करोगे, डेस्कटॉप पे जाओगे, क्लास ऑन गिट नाम की हमारी एक फोल्डर थी जिसके अंदर आपका बैच वीकडेज 2 PM, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। अब ये सेलेक्ट कर लिया ना, वीकडेज 2 PM सेलेक्ट फोल्डर दिखा रहा है, क्लिक कर लो। इसके अंदर जितनी फाइल्स थी सब आ गई हैं।
थीम इसकी वाइट कर दूं तो एक सेकेंड, सेटिंग्स के अंदर थीम है ही नहीं। आ गया। प्रेफरेंस के अंदर जाके हम थीम्स में जाएंगे और कलर थीम, तो हम यहाँ पे लाइट वीएस कोड, ये ठीक है। चलो, तो ये हमें अब दिख रहा है, ये बहुत छोटा भी हो गया है ना। थोड़ा हम इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो हम डिस्प्ले पे चले जाते हैं, डिस्प्ले में जाके यहाँ से फॉन्ट के साइज को बढ़ा लेंगे, ठीक है। बड़ा हो गया, ये भी बड़ा हो गया, ठीक है। बड़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये बड़ा हो गया, ठीक है, सबको दिख रहा है। चलो, इन सब फाइल्स को इसने क्या किया है, ओपन कर दिया है। हम सबको बंद कर लेंगे, सेव करते रहो, बंद करते रहो, ठीक है। सेव करते रहो, बंद करते रहो, ठीक है। सारी फाइल्स जो जो अभी तक हमने पढ़ी हैं सब हमारा आ गया है। अब आप लोग को ये दिख रहा होगा यू यू एम यू यू यू, ये क्या है, ये तो हमने कभी देखा ही नहीं। ये गिटहब का एक प्रॉपर्टी है, गिटहब मेरे वीएस कोड के अंदर इनबिल्ट आता है, ठीक है। तो गिटहब क्या करता है, एक फोल्डर के अंदर जो भी फाइल्स आती हैं उसको अगर गिटहब को नहीं बताया गया है कि भाई गिटहब ये फाइल हमारे इस फोल्डर के अंदर आई है, कौन से फोल्डर के अंदर, इस फोल्डर के अंदर, ठीक है। ये फाइल नहीं आई है, ये नहीं बताया गया है डॉट गिट को। डॉट गिट एक फोल्डर होता है जो सब मैनेज कर रहा होता है, ट्रैक कर रहा होता है कि एक फोल्डर के अंदर कौन कौन सी फाइल आ रही है। अगर वो एक नई फाइल है तो उसके आगे यू लिख देता है, मतलब अनट्रैक्ड, ठीक है। एम, अगर फाइल ऑलरेडी पता है गिटहब को कि है ये फाइल, और उसमें तुमने कुछ ओपन करके उस फाइल को उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर दिया तो एम लिखा हुआ आता है, मतलब मॉडिफाइड, ठीक है। समझ में आ रही बात। चलो, तो मैं गिटहब आपको बताऊंगा। आज लग नहीं रहा है कि पैकेज मॉड्यूल हो पाएगा, मैं वीएस कोड में ही और गिटहब में ही लग रहा है रह जाऊँ, क्योंकि एक तरफ से लेके चलेंगे तो ठीक रहेगा। चलो, बट एनीवेज हम देखते हैं, हम पैकेज मॉड्यूल की बात करेंगे। ओके, ये देख रहे हो, ये सिंबल है गिटहब का, ठीक है। इसमें 33 फाइल्स ऐसी हैं जो अनट्रैक्ड हैं, मॉडिफाइड है, जिसको अभी गिटहब नहीं पहचान रहा है, हमें बताना पड़ेगा गिटहब को। अच्छा, आगे देखते हैं। यहाँ पे ये दिख रहा है, ये न्यू फाइल बनाने का ऑप्शन है, और ये न्यू फोल्डर बनाने का ऑप्शन है। और ये वही फोल्डर है जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं बैठ के, जिसके अंदर हम जुपिटर लैब में काम कर रहे थे, वही है फोल्डर के, ठीक है। यहाँ पे हम इस न्यू फोल्डर पे जब क्लिक करेंगे तो हमारा ऐसा एक एरो करके खुलेगा। फोल्डर का एक्सटेंशन नहीं होता है, इतना तो पता है ना, हर किसी भी फोल्डर का एक्सटेंशन नहीं होता, फाइल्स का एक्सटेंशन होता है। तो मैं यहाँ पे क्या बताने वाला हूँ आपको, पैकेज एंड मॉड्यूल, ठीक है। एंड मॉड्यूल, ठीक है। ये फोल्डर का नाम है मेरा। इस फोल्डर के अंदर जब क्लिक करूंगा तो ये एरो नीचे की तरफ आ गई। जब ये एरो नीचे की तरफ आ गई तो इसके अंदर हम फाइल बना सकते हैं। तो हम इस पे क्लिक करेंगे, देखो इसके अंदर फाइल बन रही है, इस फोल्डर के अंदर फाइल बन रही है, इसलिए मैंने इसको क्लिक करके नीचे की तरफ किया एरो को, ठीक है। अब इसके अंदर मैं एक फाइल बनाना चाहता हूँ, उसका नाम रख देता हूँ मॉड्यूल, ठीक है। module1.py, क्योंकि एक पाइथन की फाइल है, ठीक है। देख रहे हो सिंबल चेंज हुआ अचानक से। अगर मैं इसको सी लिख दूंगा तो सी का सिंबल आ जाएगा, अगर मैं इसको जावा लिख दूंगा तो जावा का सिंबल आ जाएगा, अगर मैं इसको HTML लिख दूंगा तो HTML का सिंबल आ जाएगा, अगर मैं इसको CSS लिखूंगा तो CSS का सिंबल आ जाएगा, अगर इसको मैं CPP करूँ यानी कि C++ करूँ तो C++ का सिंबल आ जाएगा। तो डायनेमिक है ना, ये हर तरह के फाइल सिस्टम को सपोर्ट करता है, ठीक है। अच्छा, अभी क्या है कि बस ये डाउनलोड कर लेने से VS कोड नहीं होता है काम, ठीक है। आप लोग का नहीं चलेगा काम, क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि इसके अंदर एक्सटेंशंस होते हैं, ठीक है। इसके अंदर एक्सटेंशंस होते हैं, तो मैं एक फाइल बना देता हूँ .py, पाइथन का सिंबल आ गया सामने, ये एक पाइथन का फाइल बनकर खुल गया module1 नाम से। लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसको कहते हैं एक्सटेंशन। आप कुछ ऐसा समझो
कि पाइथन का सेटअप आपने इंस्टॉल कर रखा है जिसका नाम क्या है, IDLE, जिसको python.org की वेबसाइट से आपने डाउनलोड किया था। यहाँ पे देखो IDLE किया था ना python.org की वेबसाइट से। ठीक है, इसके अंदर पाइथन का सेटअप है, पाइथन का इंटरप्रेटर है, पाइथन का सब तरह का सेटअप है ना। ओके, ये आइडियली आपने इंस्टॉल किया था। फिर आपने क्या इंस्टॉल किया, एक एडिटर, एडवांस एडिटर जिसका नाम क्या है, VS कोड। ठीक है, VS कोड सिर्फ एक एडिटर है और कुछ नहीं। VS कोड आप ऐसे कंपेयर कर सकते हो, VS कोड एक नोटपैड है, ऐसा कंपेयर कर सकते हो, उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, अगर इसके अंदर किसी भी तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चलाना है तो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आपको पहले अपने PC में डाउनलोड करना पड़ता है, जैसे ये पाइथन का किया था आपने। ठीक है, अलग से। अगर आपको जावा चलाना है तो जावा का सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा अलग से। ठीक है, उसी तरह से हमने पाइथन का सेटअप को डाउनलोड कर रखा है और VS कोड भी कर रखा है डाउनलोड। अब क्या है कि VS कोड एक एडिटर है, हम इस पे कुछ भी लिखेंगे तो ये आंसर तो बता नहीं पाएगा क्योंकि इसको पाइथन के बारे में नहीं पता है। तो यहां से एक कनेक्टर ऐसे निकला हुआ होता है, कनेक्टर यानी कि प्लगइन, है ना। यहां से भी एक कनेक्टर की जरूरत पड़ती है जो इससे कनेक्ट हो जाए और हमारे आउटपुट, जो भी हम इनपुट इसको दे रहे हो, वो इस तक पहुंचे, यहाँ पे प्रोसेसिंग हो, प्रोसेसिंग होने के बाद जो आउटपुट हो उसको यहाँ पे हमें यहाँ पे दिखाया जाए। तो वो कहाँ से आएगा, इसके पास से आएगा प्रोसेस होके, मतलब कनेक्टर एक चाहिए। और उसी कनेक्टर को गेट करने के लिए हम एक्सटेंशंस का सहारा लेते हैं। एक्सटेंशंस उन्हीं कनेक्टर या प्लगइन्स को कहते हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान से, क्योंकि आइडियली है ना ये पाइथन का सेटअप है, तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ता है सर्च बार में पाइथन। ठीक है, पाइथन में जो आपका सबसे पहला टूल होगा उसको आपको क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना। देखो अगर वो इंस्टॉल नहीं होगा तो इंस्टॉल लिखा हुआ आएगा जैसे ये आ रहा है, अगर वो इंस्टॉल होगा तो इंस्टॉल नहीं लिखा हुआ आएगा। फिर इस पर क्लिक करोगे तो तुम्हें पता चलेगा, देखो डिसेबल, अनइंस्टॉल और स्विच टू प्री रिलीज वर्जन। मतलब ये इंस्टॉल्ड है इसीलिए तो डिसेबल का ऑप्शन आ रहा है और अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो ये इंस्टॉल्ड है। ठीक है, आपका इंस्टॉल्ड नहीं होगा, आपको इंस्टॉल का बटन मिलेगा, उस पर क्लिक करके वेट करना है जब तक वो डिसेबल या अनइंस्टॉल में ना बदल जाए, तब तक वेट करना है बैठ के। ठीक है, अच्छा एक बार ये हो जाएगा तो आप इसको बंद कर लेना। क्लियर है, अच्छा। तो जैसे ही आप ये काम कर लोगे, एक्सटेंशन जैसे ही आप डाउनलोड कर लोगे, तो ये आपका पाइथन का जो सेटअप है, ठीक है, ये आपका VS कोड है। ठीक है, ये आपका पाइथन का सेटअप है। ठीक है, खुल रहा है, ये आपका पाइथन का क्या है, सेटअप है। ठीक है, इन दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए ही तो यहाँ से एक ऐसा सॉकेट निकला हुआ है, यहाँ से भी एक सॉकेट चाहिए होगा जो इससे कनेक्ट हो, और कनेक्ट होने के बाद जो भी आउटपुट हो, मतलब हम यहाँ पे कुछ भी लिखे प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो वो प्रिंट हेलो वर्ल्ड इस कनेक्टर के थ्रू कहाँ जाएगा, इस पे जाएगा। और इस पे जाने के बाद इससे जो रिजल्ट आएगा उसको वापस रिटर्न किया जाएगा और यहाँ पे आउटपुट दिखा दिया जाएगा। समझ में आ रहा है, इसीलिए हमें कनेक्टर की जरूरत पड़ रही है। समझ में आ रही बात, प्रॉपर आ रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक्सटेंशन का मतलब समझ में आ गया क्या होता है, सेटअप। सेटअप उस तरह का नहीं, प्लगइन्स की बात कर रहा हूँ, एक तरह का कनेक्टर। ठीक है, चलो आगे आ जाओ यहाँ पे। अब इसके अंदर आप, ये फाइल सिस्टम था, इस फोल्डर के अंदर आपने क्या बनाया है, model1.py एक फाइल, इसको बंद कर देना और लॉक लगा देना। वो प्रेस कर देना, नहीं नहीं वो प्रेस कर दो बटन उस पर, बैठ जाओ। अब यहाँ पे लेट से मैं कुछ लिखता हूँ, तो प्रिंट मैंने लिखा, प्रिंट मैंने क्या लिखा, हेलो वर्ल्ड। ठीक है,
अब यहाँ पे शेल नहीं है, यहाँ पे नॉर्मल हम हर लाइन को एक ही साथ लिख रहे हैं, यहाँ पे सब कोड एक साथ चलते हैं डॉट पी वाई फाइल पे, क्योंकि ये पाइथन की एक्सटेंशन है, IPYNB नहीं है। IPYNB जुपिटर की एक्सटेंशन, ठीक है, PY पाइथन की एक्सटेंशन है, ठीक है। दिस इज कृष्णा, ठीक है। अब मैं देखो यहाँ पे ये डॉट सा दिख रहा है ऊपर में, ये यहाँ पे डॉट सा दिख रहा है, जहाँ पे ये क्रॉस दिख रहा है ना, वहां पे डॉट हो जा रहा है, हो जा रहा है ना, क्योंकि इस फाइल में कुछ भी लिखा हुआ अभी सेव नहीं है, इसलिए हो रहा है। तो आपको इस पे क्लिक करके कंट्रोल एस पे प्रेस करोगे तो ये डॉट और ये डॉट दोनों हट जाएंगे, देखो हट गया, कंट्रोल एस प्रेस करते ही मतलब सेव हो गए, ठीक है। अब इनको चलाना है, चलाना है तो अगर आपका ये बटन नहीं आ रहा है, अगर ये बटन नहीं आ रहा है तो आपको फिर से एक्सटेंशंस पे जाना है, ठीक है। एक्सटेंशंस पे जाने के बाद आपको रनर लिखना है। रनर लिखने के बाद जो सबसे पहला आएगा आपका, ये देख रहे हो, C++, जावा, जावा स्क्रिप्ट, PHP, पाइथन, पर्ल, रूबी, गो, लुआ, ग्रूवी, ये सब जितने भी हैं लैंग्वेज, इन सबको रन करने के लिए रन नाम का एक हमारा कोड लिखा गया, एक एक्सटेंशन दिया गया, तो इसको आप डाउनलोड कर लोगे, यहाँ पे इंस्टॉल का बटन आएगा, मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ठीक है। जब तक ये डिसेबल और या अनइंस्टॉल में नहीं कन्वर्ट हो जाता तब तक वेट करना है। जब एक बार हो जाए तो अपने यहाँ पे आपको बटन आ जाएगा, अगर नहीं आ रहा है बटन तो आप एक बार इसको बंद करके फिर से रीस्टार्ट करना, आ जाएगा बटन, ठीक है। क्लियर है, चलो अब फिर से हम इस पे आ जाएंगे और इसको बंद कर लेंगे, ठीक है। अब ये बटन दिख रहा है, इस पे क्लिक करोगे तो ये आउटपुट हमें मिल रहा है। आउटपुट दो जगह पे आता है VS कोड में, एक आता है ये आउटपुट सेक्शन पे और एक आता है टर्मिनल पे, ठीक है। अगर यहाँ पे आउटपुट आ रहा है अच्छी बात है, घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आउटपुट आ रहा है बहुत अच्छी बात है, ठीक है। यहाँ पे आउटपुट बाय डिफॉल्ट आता है, किसी किसी का नहीं आता है, वो परेशान हो जाता है, सर मेरा आउटपुट में आउटपुट नहीं आ रहा, टर्मिनल पे आउटपुट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोड चल रहा है, ठीक है। अब चीजों को और थोड़ा समझते हैं, सर टर्मिनल पे ऐसा क्या है कि टर्मिनल पे आउटपुट आएगा तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। तो यूजर से इनपुट लेते हो तुम, यूजर से इनपुट लोगे तो वो टर्मिनल से ही चलाए जाएंगे और टर्मिनल पे ही यूजर के इनपुट लिए जाएंगे, ठीक है। जो आउटपुट में पॉसिबल नहीं है, यूजर से इनपुट नहीं ले सकते, मैं करके दिखाता हूँ, देखो मैंने एक वेरिएबल बनाया यूजर नाम का और यहाँ पे यूजर से इनपुट लिया, लिखा है यहाँ पे इंटर नंबर, ठीक है, और सेव किया, देखो फिर से डॉट बन गया नहीं है, सेव करो हट जाएंगे, रन। देखो यहाँ पे हमारा आउटपुट आया है, लेकिन मैं यहाँ पे इनपुट नहीं दे सकता हूँ, नहीं दे पा रहा हूँ ना, तो बेकार है ना ये। कहाँ पे इनपुट दे सकते हैं, टर्मिनल पे। तो सर टर्मिनल से चलेगा कैसे, तो मैं आप लोगों से पहले ये पूछना चाहूंगा, आप टर्मिनल का मतलब क्या समझते हैं, क्या समझते हैं टर्मिनल क्या है, कभी टर्मिनल इससे पहले देखा है VS कोड से पहले। कमांड लाइन प्रॉम्प्ट टर्मिनल है, ठीक है। एक एडवांस टूल आया है जिसको पावर शेल कहते हैं, वो भी टर्मिनल की तरह ही होता है, तो यहाँ पे आपको ना चाहते हुए भी यहाँ पे लिखा हुआ है पावर शेल और इसके आगे लिखा हुआ है PS। PS का मतलब भी होता है पावर शेल, थोड़ा सा एडवांस होता है टर्मिनल से, ठीक है। आप या तो यहाँ पे लिखो पाइथन, या तो यहाँ पे लिखो पाइथन, ठीक है। तो इसको लिखने से पहले आपको समझना पड़ेगा, क्या समझना पड़ेगा कि आपने ये जो कोड लिखा है वो कहाँ लिखा है, ये module1.py कहाँ बनाया है आपने फोल्डर, ये ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा, ये आपका मदर फोल्डर है, सबसे पुराना फोल्डर जिसके अंदर सारी फाइल्स फोल्डर रखी गई है, और आपने अभी एक पैकेज नाम का भी फोल्डर बनाया है और उस पैकेज नाम के फोल्डर के अंदर model1.py रखा गया है। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, आप अभी मदर फोल्डर के अंदर बैठे हुए हैं, आपको किसके अंदर जाना पड़ेगा, अभी पैकेज मॉड्यूल फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा, और फिर उसके अंदर जाके आप पाइथन स्पेस इस पैकेज का नाम लिखोगे, इस पाइथन फाइल का नाम लिखोगे तो चलेगा। क्लियर है, तो कैसे करेंगे ये काम, तो हम यहाँ पे लिखेंगे CD। CD का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी, चेंज डायरेक्टरी के बाद होता है स्पेस, स्पेस के बाद होगा आपका
पैकेज मॉड्यूल, पी लिख के, अगर आप ये नहीं लिख पा रहे हो सीधा लिखो, इसको हटाओ, पैकेज पूरी स्पेलिंग लिखो, पैकेज एंड मॉड्यूल, ठीक है, ठीक है। ये एरर दे गया, ये क्या हो गया सर? एक काम करते हैं, अगर कितना अच्छा होना कि हम सीडी लिख के पैकेज लिखें, पैकेज, और टैब को प्रेस कर दें। देखो ये खुद ब खुद उस पाथ को ले रहा है, ले रहा है ना। देखो हम वीक डेज 2 PM इस फोल्डर के बाद पैकेज और मॉड्यूल फोल्डर में आ गए, है ना। अब इस फोल्डर के अंदर क्या क्या फाइल रखी गई है उसको हम देखना चाहते हैं, या फोल्डर रखेगा तो देखना चाहते हैं, तो हम क्या लिखेंगे? DIR, ठीक है। DIR लिखेंगे तो हमें पता चलेगा इसके अंदर एक ही फोल्डर है जिसका नाम है module.py, module1.py। ये एक पाइथन की फाइल है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पाइथन, और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा मॉड्यूल। तो पूरा लिखने के भी जाते हैं, MO लिख दो और टैब को प्रेस कर दो, मॉड्यूल आ गया। एंटर को प्रेस करो, देखो आउटपुट आ रहा है, हेलो वर्ल्ड दिस इज कृष्णा, और इनपुट मांगा जा रहा है हमसे, हम इनपुट देना चाहते हैं 10, देखो यहाँ पे ले रहा है इनपुट। और जैसे ही हमने क्या लिख दिया, 10 लिखा और एंटर किया, तो देखो चल रहा है। तो टर्मिनल ज्यादा अच्छा है ना आउटपुट से। हाँ, ये फायदा है। हमारा मॉड्यूल नहीं हो पाएगा आज, है ना, मॉड्यूल पैकेज आज नहीं हो पाएगा, ठीक है। VS कोड को ही समझ लो, ठीक है, VS कोड को समझना जरूरी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे जुपिटर की फाइल भी चला सकते हैं, आपकी ये सारी फाइल जुपिटर की है ना। आप इस पे डबल क्लिक करो, देखो जुपिटर की तरह शेल खुलेंगे, यहाँ पे खुले हैं क्या शेल, है ना। जुपिटर की फाइल, यहाँ पे हर तरह की फाइल चलती है, हर तरह की फाइल, किसी को मना नहीं कर सकते, ठीक है। जो नहीं फाइल कहीं चल रही है यहाँ आके चला तो चल जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि सर जुपिटर की फाइल अगर यहाँ पे चलाएंगे तो क्लिक कर देना तो बस चल जाएगा, मैंने बोला नहीं, आपको फिर से एक्सटेंशन में जाना पड़ेगा। और यहाँ पे जुपिटर हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया था CMD से, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा जुपिटर लैब। क्यों लिखना पड़ेगा सर? उसका एक्सटेंशन चाहिए, जो सेटअप हमने इंस्टॉल किया था उससे हमारा VS कोड कनेक्ट होगा, और कनेक्ट होकर जुपिटर का सारा कोड वो जुपिटर को देगा और चलाएगा, है ना, बिल्कुल पाइथन की तरह। तो हम यहाँ पे जुपिटर लैब लिखेंगे, या फिर जुपिटर ही बस लिखो, ठीक है। जो सबसे पहला आएगा उसको क्लिक करो, देखो मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तुम्हारा इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा।